हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवानी आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे संस्कृति और ज्ञान, कल्चर एंड नॉलेज, जो कि पेपर 1 ज्ञान और पाठ्यक्रम के चैप्टर 5 में अगर आप देखेंगे तो आपको ये बताया गया है। एक ही वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म कर दूंगी मैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स और MCQ के साथ, और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे इसमें। संस्कृति और ज्ञान से रिलेटेड। संस्कृति और ज्ञान है क्या? पहले तो जब भी हम कोई विषय को पढ़ते हैं तो उसको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसको अच्छे से डीपली पढ़ सकें। आधे अधूरे ज्ञान जो मैंने आपको बताया था बहुत ख़तरनाक चीज़ है, तो अच्छा होगा कि आप ये वीडियो जो है कंप्लीट देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है। संस्कृति शब्द जो है एक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसकी व्युत्पत्ति तो संस्कार से है। ठीक है। संस्कृति, संस्कार से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। संस्कृति में अनेक नए नए तत्व आकर जुड़ते रहते हैं। यह सच है कि जिसमें अच्छे संस्कार हों, उसके व्यवहार हों और आचरण में ऐसी उत्कृष्ट बातें आ जाती हैं जिनके कारण उसे सभी पसंद करते हैं, और ऐसा व्यक्ति सुसंस्कृत माना जाता है। ठीक है। इसलिए संस्कृति व्यक्ति, या बोल सकते हैं हम, संस्कारी व्यक्ति के ऊपर अच्छे संस्कार डालती है। इसका शाब्दिक अर्थ कल्चर लैटिन भाषा में प्रयुक्त हुआ है। लैटिन भाषा के शब्द कल्चर से निकला है संस्कृत। ठीक है। संस्कृत शब्द को 3 अर्थों में स्पष्ट किया जा सकता है। एक साहित्यिक अर्थ में, नैतिक अर्थ में और समाज शास्त्रीय अर्थ में। सबसे पहले साहित्यिक अर्थ में देखते हैं। साहित्यिक अर्थ में संस्कृति जीवन का प्रकाश और कोमलता है। ठीक है। अब देखते हैं हम, कई जो कहानियाँ हैं वो हमें बताती हैं कि हमें अच्छे संस्कारों को अपनाना चाहिए, और वो शिक्षा देती हैं। इतिहासकारों ने देश या समाज के कलात्मक एवं बौद्धिक विकास को संस्कृति माना है। और दूसरा अर्थ है नैतिक अर्थ में। नैतिक अर्थ में क्या है? जैसे आध्यात्मिक तथा बौद्धिक विकास के रूप में करते हैं। नैतिक मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो संस्कार की आवश्यकता है और अपने जो गुण हैं संस्कारित हों, उसके लिए क्या। फिर तीसरा अर्थ है समाज शास्त्रीय रूप में। समाज शास्त्रीय रूप में मतलब संस्कृति मानव द्वारा निर्मित वह संपूर्ण वातावरण माना जाता है जिसमें वह रहता है, सोचता है, विचारता है, कार्य करता है, अपनी समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और गुणों, आदतों, प्रथाओं, परंपराओं आदि को सीखता है। अर्थात संपूर्ण सामाजिक विरासत ही संस्कृति है। ठीक है। आइए हम जानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफली में। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। संस्कृति, संस्कृति क्या है? विभिन्न विद्वानों ने इसकी भी परिभाषाएं दी हैं। जैसे संस्कृति शब्द को स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है। जैसे एलवुड का विचार है, संस्कृति में एक और मनुष्य की संपूर्ण भौतिक सभ्यता, औजार, शस्त्र, औद्योगिक विधि सम्मिलित होती है, और दूसरी ओर अभौतिक अर्थात आध्यात्मिक सभ्यता, जैसे भाषा, साहित्य, कला, धर्म, नैतिकता, नियम एवं सरकार शामिल होती है। कल्चर इंक्लूड्स ऑन द वन हैंड the whole of man material civilization, tool, weapon, system of industries, and on other all the non-materials or spiritual civilization such as language, literature, art, religion, morality, law and government. यह संस्कृति की व्यापक भाषा है। ठीक है।
फिर उसके बाद विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी मत दिए हैं, परिभाषाएं दी हैं संस्कृति से रिलेटेड। ईबी टेलर का व्यू है, मैथ्यू एंड आर्नोल्ड का है, ऑटवे का है। ऐसे ही विभिन्न विद्वानों ने दिए हैं अपने मत, तो आप एक बार इसको रीड कर लेना। 56 और 57 पेज नंबर पे दिए हुए हैं। और यदि आपके पास बुक नहीं है लक्ष्मी पब्लिकेशंस की, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर मैं सब पीडीएफ्स डालती हूँ, आपको समय समय पर मिलता रहेगा और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सबसे बड़ी बात कि कब मेरी वीडियो आ रही है। यूट्यूब कभी कभार वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं देता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट कभी कभार नहीं देता है। तो इसीलिए आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर। इनका रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, वो पढ़ेंगे हम। संस्कृति और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है। संस्कृति के बिना शिक्षा का तथा शिक्षा के बिना संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। शिक्षा द्वारा ही संस्कृति आदिकाल से पनपती है और उसी ने संस्कृति को सुरक्षित रखा है। इसीलिए इस संदर्भ में शिक्षा के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला, संस्कृति की रक्षा करना। दूसरा, संस्कृति को पल्लवित पुष्पित करते हुए उसमें प्रगति करना, प्रोग्रेस करना, ठीक है। पहला है, दो प्रमुख के कार्य कौन से बताए हैं? पहला, संस्कृति की रक्षा करना। दूसरा, संस्कृति को पल्लवित पुष्पित करते हुए प्रोग्रेस करना उसी में, ठीक है। इसी तरह संस्कृति में शिक्षा के लिए बहुत कुछ निहित है। सामाजिक जीवन शिक्षा द्वारा प्रभावित होता है और शिक्षा स्वयं सामाजिक जीवन द्वारा अनुशासित होती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी विशिष्ट संस्कृति में पैदा होता है जो उसे एक निश्चित व्यवहार प्रतिमान प्रदान करती है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसके व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। थियोडर ब्रामेल्ड ने कहा है, शिक्षा संस्कृति की प्रत्यक्ष उपज है और यह शिक्षा को केवल उसके उपकरण तथा अन्य सामग्री ही प्रदान नहीं करती, बल्कि उसके अस्तित्व का तार्किक आधार भी प्रदान करती है। इट इज़ फ्रॉम द स्टफ ऑफ कल्चर दैट education is directly created and that gives to education not only its own tools and materials but its reason for existing at all, ठीक है। संस्कृति के महत्व की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति के विभिन्न अंगों की शिक्षा से मनुष्य का क्या लाभ होते हैं, मनुष्य को क्या लाभ होते हैं संस्कृति और शिक्षा से और उसके विभिन्न अंगों से। इसीलिए इन दोनों, संस्कृति और शिक्षा के समाज में संस्कार, सुसंस्कृति और नैतिकता की भावना को बढ़ावा मिलता है। संस्कृति का संदेश एक देश से दूसरे देश को देती है। संक्षेप में बोलें तो संस्कृति के कार्य अथवा व्यक्ति को उसका योगदान प्राप्त कराती है, जैसे प्राकृतिक परिवेश में समायोजन यानी एडजस्टमेंट विद नेचुरल एनवायरनमेंट। एक जो शिक्षा है, संस्कार है, वो विभिन्न चीज़ों में काम आती है और ये दूसरे देशों को संदेश देती है एक देश के प्रति, है ना। जैसे एडजस्टमेंट विद नेचुरल, कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में। कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर, मतलब संस्कृति में निरंतरता, कंटिन्यूटी रहती है, कैसे। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कंजर्वेशन ऑफ कल्चर, मतलब संस्कृति का संरक्षण, व्यक्तित्व का विकास, समाजीकरण, संस्कृति का विकास, नए संस्कृति प्रतिमान, ये सब पढ़ेंगे हम इसमें। तो संस्कृति क्या संदेश देती है दूसरों को, दूसरे देशवासियों को, ये सब एक देश नहीं, हमारा इंडिया ही नहीं,
बल्कि दूसरे कल्चर भी हमको संदेश देते हैं, और वैसे ही विभिन्न विभिन्न कल्चरों का पता चलता है हमको। ठीक है, एनवायरनमेंट का, पर्सनालिटी का, कंजर्वेशन का हमको ज्ञात होता है। कैसे? प्राकृतिक परिवेश में समायोजन यानी एडजस्टमेंट विद नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या है, मनुष्य हर जगह किसी न किसी प्रकार से प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, और इस परिवेश यानी एडजस्टमेंट से इस एडजस्टमेंट के बिना उनका जीवन नहीं चल सकता। परिवेश में समायोजन यानी नेचुरल एनवायरनमेंट में जो एडजस्टमेंट करने की प्रक्रिया है, वह सभी नए आविष्कार हैं। ठीक है, इन्वेंशंस हैं सबकी, जो संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। प्राकृतिक परिवेश की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न मानव समूहों में संस्कृति के अंतर हो जाते हैं। भारत में विभिन्न प्राकृतिक परिवेश में अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं, और इसी आधार पर उनके व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, भिन्नता कैसे पाई जाती है? एडजस्टमेंट के आधार पर। ठीक है, उसी प्रकार फिर है संस्कृति की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर। शिक्षा का अन्य कार्य संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना है। वह सांस्कृतिक परंपराओं, रीतियों और अनुभवों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित करता है। सही बात है, जो हमारे रिवाज हैं, लाइक कुछ भी, चाहे शादी में हो या फिर दिवाली मनाना हो, होली मनाना हो, किसी के घर में कुछ बनता है, किसी के कैसे मनाते हैं कोई त्यौहार, तो वो चीज़ है, वो निरंतरता बनी रहती है। और जो पहनने ओढ़ने का तरीका है वो, ठीक है, वो कल्चर है हमारा, वो कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मालूम हो सके, ज्ञात हो सके। थोड़ा डिफरेंस ज़रूर आता है जनरेशन टू जनरेशन, बट वो रीति रिवाज जो हैं, परंपरा हैं, अनुभव हैं, वो एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से संचारित करती है। ठीक है, फिर उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व मनुष्य के व्यवहार के प्रतिमानों में स्पष्ट होता है। मानव व्यवहार उसके अपने परिवेश की संस्कृति पर प्रभाव डालता है। मानव शक्तियों ने अनेक अध्ययनों से यह बात स्पष्ट कर दी है कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों में पाए जाने वाले भेद के अनुसार भिन्न भिन्न समाजों में मूल व्यक्तित्व प्रतिमान में भेद पाया जाता है। भेद भी पाया जाता है, जिस प्रकार जैसे SC ST और ये सब है, तो उसमें भेद पाया जाता है। ठीक है, और संस्कृतियों में भी पाए जाने वाले भेद होते हैं, और समाज में मूल व्यक्तित्व प्रतिमान में भी भेद पाया जाता है। ये हर फील्ड में है और हर कंट्री में है, भेद पाया जाता है। भारतीय मनुष्य के व्यक्तित्व पर भारतीय संस्कृति की और पाश्चात्य मनुष्य के व्यक्तित्व पर पाश्चात्य संस्कृति की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। संस्कृति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक यानी इमोशनल, ठीक है, नैतिक और सौंदर्यात्मक सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। व्यक्ति के प्रयासों से संस्कृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। संस्कृति का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं? शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करना है शिक्षा द्वारा। ठीक है, हम बच्चों को शिक्षा देकर अपने जो संस्कृति है, संस्कार हैं, उनको संरक्षण बचा सकते हैं। इसके बिना संस्कृति विरासत बच नहीं सकती। और ये तो पढ़ना ही पढ़ना है बच्चे को, तो बच्चे को ज्ञात हो सकेगा कि संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है हमारी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बचा सकते हैं और किसी प्रकार से नहीं। स्कूली विद्यार्थियों में संस्कार गुणों को विकास करता है। पर्सी नन ने बोला है, उनका ही कथन है, शिक्षा के एक इस संरक्षणात्मक कार्य पर बहुत बल दिया गया है। उनके विचार अनुसार किसी भी राष्ट्र के स्कूल का विशिष्ट कार्य
उसकी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ बनना है और उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना है। उसकी भूतपूर्व उपलब्धियों को सुरक्षित करना है तथा उसके भविष्य को सुनिश्चित बनाना है। द स्पेशल फंक्शन ऑफ द नेशन स्कूल इज टू कंसोलिडेट its spiritual strength, to maintain his historic continuity, to secure its part achievement, and to guarantee its function। राधा कृष्णन रिपोर्ट है भी संस्कृति ने उन्होंने भी रिपोर्ट में यही कहा है कि शिक्षा के संरक्षणात्मक कार्य पर बल दिया गया है और पंडित नेहरू ने भी शिक्षा को हमारी विरासत के शक्तिशाली तत्वों के संरक्षण में सहायता प्रदान करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। एजुकेशन मस्ट हेल्प इन प्रिजर्विंग द वाइटल एलिमेंट्स ऑफ आवर हेरिटेज। उनके अनुसार भारतीय सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है सुंदरता और सत्य से प्रेम, सहनशीलता, अन्य संस्कृतियों का आत्मसात करने की योग्यता तथा नवश्लेषण का निर्माण। The care of our culture heritage is love of beauty and truth, spirit of tolerance, capacity to absorb other cultures and work out new synthesis। ठीक है, ऐसे ही पंडित नेहरू, राधा कृष्णन और अन्य जितने भी विद्वान हैं उन्होंने संस्कृति के संरक्षण में कहा है कि संरक्षण का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो विद्यालय में दिए जाने वाले संस्कार और उनके सांस्कृतिक गुणों को विकास करना है और वहाँ से ही विरासत जो है हमारी संस्कृति है वो बच सकती है, उनका संरक्षण हो सकता है। ठीक है, फिर आता है सोशलाइज्म। सोशलिज्म यानी समाजीकरण। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए भिन्न भिन्न समाजों में व्यक्ति के समाजीकरण की मात्रा जो है दिशाओं में भेद पाया जाता है। हर एक समाज का अपना एथोस होता है जो कि विभिन्न माध्यमों से व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, राल्फ लिंटन के अनुसार व्यक्ति 3 प्रकार से संस्कृति के अंगों का भाग ले सकता है। जैसे सबसे पहले है सार्वभौमिक रूप में संस्कृति में भाग लेता है और उन आदतों, विचारों, संवेगात्मक प्रक्रियाओं को अपनाता है जिन्हें समाज में सभी प्रौढ़ व्यक्तियों के व्यवहार में पाया जाता है। ठीक है, पहला है सार्वभौमिक, क्लियर हो गया। फिर दूसरा है व्यक्ति विशेष रूप में संस्कृति के अंगों में भाग लेता है, जैसे संस्कृति के उन तत्वों को ग्रहण करता है जो कि समाज के विशिष्ट अंग, विशेष व्यवस्था और विशिष्ट लिंग वाले व्यक्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, व्यक्ति विशेष रूप से संस्कृतियों के अंगों में भाग लेता है, दूसरा हो गया। फिर तीसरा है व्यक्ति वैकल्पिक रूप से संस्कृतियों के अंगों में भाग लेता है, जैसे संस्कृति के उन तत्वों को अपनाता है जो समाज में कुछ ही व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए हैं। संस्कृति के अंगों में भाग लेने के वैकल्पिक रूप से मनुष्य में, व्यक्तियों में अंतर देखा जा सकता है। ठीक है, फिर आता है संस्कृति का विकास यानी प्रमोशन ऑफ संस्कृति। प्रमोशन कैसे हो इसका? संस्कृति के सुधार और विकास में भी सहायता प्रदान करती है। यह बेहतर और सुखी समाज की स्थापना में सहायता देती है। डीजे कॉनन के विचारानुसार यदि प्रत्येक पीढ़ी को वही सीखना पड़े तो उसके पूर्वजों ने सीखा है तो किसी प्रकार का बौद्धिक और सामाजिक विकास संभव नहीं हो सकेगा। वर्तमान समाज की स्थिति और पत्थर युग के समाज की स्थिति में विशेष अंतर ही नहीं होता। ठीक है, तो हर एक पीढ़ी कुछ नया सीखती है तो ही बदलाव आता है और कल्चर में सुखी समाज की स्थापना सहायता होती है।
ठीक है। इफ़, इंग्लिश में भी बता देती हूँ, इफ़ ईच जनरेशन हैज़ टू लर्न फॉर इटसेल्फ what has been learned by its predecessors, no sort of intellectual and social development would be possible, and the present state of society would be little different from the society of the stone old age. इसलिए संस्कृति, शिक्षा संस्कृति और सभ्यता के निरंतर विकास का महत्वपूर्ण कार्य करती है। फिर उसके बाद है एक आखिरी, नए सांस्कृतिक प्रतिमान। नए सांस्कृतिक प्रतिमान क्या हैं? शिक्षा केवल संस्कृति का हस्तांतरण ही नहीं करती, बल्कि संस्कृति के नए प्रतिमानों का निर्माण भी करती है। यह संस्कृति में परिवर्तन लाती है। नए ज्ञान के निर्माण के लिए यह सांस्कृतिक परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सांस्कृतिक जो शिक्षा है वो कई पक्षों पर प्रभाव डालती है। कौन कौन से पक्ष? जैसे शिक्षा का जो उद्देश्य है उन पर, पाठ्यक्रम करिकुलम पर, शिक्षा विधियाँ मेथड्स ऑफ टीचिंग, अनुशासन पर, पाठ्य पुस्तकों पर प्रभाव डालती हैं, स्कूलों के प्रतिमान और यानी मॉडल्स ऑफ स्कूल, और संस्कृति का अध्यापक पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन टीचर्स, ठीक है, उन पर प्रभाव डालती है। कैसे? शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उन पर कैसे प्रभाव डालती है संस्कृति शिक्षा? देखो, शिक्षा का अर्थ और उसके जो उद्देश्य किसी भी समाज और उनके विचारों, मूल्यों, प्रतिमानों पर निर्भर करते हैं। लेकिन अनेक देशों में शिक्षा के जो उद्देश्य हैं अपने अपने तरीकों पर आधारित होते हैं। जैसे रूस की शिक्षा व्यवस्था का बल जो है नए मनुष्यों के निर्माण पर है, जो अपने खून और आत्मा से कम्युनिस्ट होते हैं। ठीक है। अमेरिका में जो है शिक्षा का उद्देश्य समाजीकरण, प्रजातंत्रीकरण स्थापित करना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है, जैसी किसी देश में या जैसी किसी देश की समाज की संस्कृति होगी वैसी ही उसकी उद्देश्य जो शिक्षा है उसके उद्देश्य होंगे। ठीक है। अब आगे है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम कैसे इफ़ेक्ट करता है शिक्षा संस्कृति में? जो शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम द्वारा प्राप्त होते हैं उनको भी समाज की संस्कृति के अनुरूप ही निर्मित होता है। जैसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी समाज का शैक्षिक पाठ्यक्रम जो है उसी समाज के सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर होता है, साथ ही मूल्यों की पहचान भी हो जाती है। शिक्षा व्यवस्था समाज की सांस्कृतिक आवश्यकताओं को उस पाठ्यक्रम से जोड़ती है और उसे पूरा करने का प्रयास करती है। ठीक है। वैसे ही शिक्षण विधियाँ, हमारी जो शिक्षण विधियाँ हैं पुराने ज़माने से लेकर अब देखेंगे तो कितना डिफरेंस आया है। उसी प्रकार अनुशासन में, पाठ्य पुस्तकों में, पहले पाठ्य पुस्तक बिल्कुल नॉर्मल होती थी और अब उनमें पिक्चर्स बनी होती हैं, उनमें सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों, नैतिकता को पाठ्यक्रम में शामिल करके विद्यार्थियों के मन की प्रवृत्ति विरोधी नहीं बनती। ठीक है। अब सोच समझकर बुक्स को बनाया जाता है ताकि बुरा प्रभाव ना पड़े किसी प्रकार से, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं बहुत सेंसिटिव हैं, है ना। कुछ भी अगर थोड़ा सा भी अगर हम गलत लिखेंगे बुक में या फिर कोई गलत एग्जाम्पल जाएगा तो वो एकदम गहन सोच रखता है आजकल। क्यों ऐसे? वो पूछता है क्यों ऐसे? तो वो चीज़ है। मॉडल्स ऑफ स्कूल को पहले ज़माने से लेकर अब देखें तो उसमें बहुत बदलाव आया है, सुधर गए हैं पहले से। ठीक है। फिर आगे सांस्कृतिक जो अध्यापक हैं उन पर भी प्रभाव आया है। ठीक है। प्रभाव अब सही आया है गलत आया है वो बात की बात है, बट प्रभाव आया है। प्रत्येक
जो अध्यापक का अपना निजी जीवन दर्शन होता है, जिस समाज का वह अभिन्न अंग है, उसके सांस्कृतिक मूल्यों का आदर्श होते हैं। अध्यापक अच्छे व बुरे आदर्शों को विद्यार्थी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है। और यह बिल्कुल सही है कि अध्यापक के आदर्श ही समाज और देश की संस्कृति को बनाए रखने में सहयोग देते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अध्यापक संस्कृति का संरक्षण और मध्यस्थ और निर्माता होता है। ठीक है। फिर है ज्ञान को क्रियाशीलता में प्रतिपादित करने के तरीके। ज्ञान को क्रियाशीलता में प्रतिपादित करने के तरीके क्या हैं? वेज ऑफ नॉलेज रेंडर्ड इनटू एक्शन, यानी संवेदन और प्रत्यक्षीकरण, यानी सेंसेशन एंड परसेप्शन। मतलब प्रत्यक्षीकरण में ये सभी प्रक्रियाएं शामिल है जिनके द्वारा हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान किए गए सभी संदेशों को प्राप्त करते हैं। ठीक है। जितने भी हम अपनी ज्ञानेंद्रियां को या फिर प्रत्यक्षीकरण करके ज्ञान को प्रदान करते हैं या फिर संदेशों को प्राप्त करते हैं, वो जो हैं ज्ञान को क्रियाशीलता में प्रतिपादित करने के तरीके हैं। जैसे प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया जो है इस उदाहरण द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। जैसे बच्चा किसी वस्तु को एक कोने पर रखने का प्रयत्न करता है तो वह उसे मेज पर ना रख मेज की ऊंचाई से कम और ज़्यादा रखकर इधर उधर करके छोड़ देता है और वह समझता है कि उसने उस वस्तु को मेज पर रख दिया है। विकास की अवस्था के साथ ही उसकी प्रत्यक्ष ज्ञान की योग्यता यानी परसेप्चुअल एबिलिटी भी बढ़ती रहती है। परिपक्वता ग्रहण करने के पश्चात वह वस्तु को नीचे या इधर उधर कदापि नहीं गिरने देगा। ठीक है। अगर आप बोल देते हैं बच्चे को कि वो पुस्तक उस मेज पर रखा हो, तो वो मतलब उस मेज पर अगर जगह नहीं होगी तो वो जगह बनाकर उस पुस्तक को सही ढंग से रख सकता है। उसमें इतनी प्रत्यक्षीकरण कि भाई ये बुक गिर जाएगी अगर मैं कोने पे रखूँगा, यहाँ पर तो जगह नहीं है, तो वो एक जगह बनाकर वो रख सकता है। इतना विकास हो गया होता है। ठीक है। और किस द्वारा होता है? अपनी इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों द्वारा। ठीक है। उसमें इतनी कॉमन सेंस आ जाता है। फिर भाषा का जो विकास होता है वो प्रतिपादित हो जाता है। मानसिक विकास भाषा के विकास के साथ जुड़ा होता है। इस आयु में भाषा का विकास अधिकतर क्यों और कैसे पर आधारित होता है। क्यों और कैसे दोनों ही परस्पर संबंधित है। बच्चे जो वयस्कों की भाषा का अनुकरण ही होता है। जैसे विकास भी विकास की अवस्थाओं के अनुसार ही होता है। जैसे प्रारंभ में बालक चिल्लाता है, किलकारी जैसी ध्वनियाँ निकालता है। यह किलकारियाँ बच्चों की इच्छाओं की संकेतिक होती हैं। जन्म के बाद प्रथम वर्ष में बच्चा कुछ सीख जाता है और फिर उसका शब्द भंडार जो है वो बढ़ने लग जाता है। पहले वो पा होता है, मम 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 बोलता है। ठीक है। फिर उसका जो शब्द भंडार है वो बढ़ने लग जाता है। भाषा के विकास में अनुकरण यानी इमिटेशन का बहुत महत्व है। कई बार बच्चों में भाषा संबंधित दोष भी उत्पन्न होते हैं, जैसे तुतलाना, हकलाना आदि। शब्दकोश में वृद्धि होने से उनमें वाक्य निर्माण और अपने भावों को व्यक्त करने की क्षमता में भी वृद्धि होती रहती है। बचपन में कुछ शब्दों के विकास से लेकर किशोरावस्था तक भाषा विकास में परिपक्वता आ जाती है। किशोरों का वातावरण भी भाषाई कौशल के विकास का उत्तरदायी होता है और बच्चे जो बेहतर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं उनमें भाषा की योग्यताओं का उत्तम विकास होता है। जैसे अगर बच्चा किसी पंजाबी घर में पैदा होता है तो उसको ऑटोमेटिकली पंजाबी समझ आ जाती है, बोलनी आ जाती है। ठीक है। और जो हिंदू के घर में पैदा होता है उनको हिंदी अच्छे से आती है। जो इंग्लिश जिनके माता पिता बोलते हैं उनको इंग्लिश आ जाती है। वैसे नेपाली,
तेलुगु, केरल ऑटोमेटिकली अपने आप शुरू से आ जाती है, क्योंकि शुरू से उनका जो शब्द भंडार है वो बढ़ने लग जाता है। तो इसी प्रकार उनमें जो उनकी जो भाषा है उनका कौशल देखने को मिलता है। परिवार में अकेला बच्चा हो तो उसका भाषाई विकास अधिक देखा जाता है, क्योंकि बच्चा वयस्कों की भाषा का अनुकरण करता है। जुड़वा बच्चे एक दूसरे की भाषा का अनुकरण करते हैं, मतलब कॉपी करते हैं। ठीक है। अगर परिवार में जो अकेला बच्चा होगा उसमें ज़्यादा भाषा का विकास देखने को, क्योंकि बच्चों में जो प्यार है या फिर भाषा का इंटरेक्शन कम्युनिकेशन है वो एक ही से होगा, डिवाइड नहीं होगा। अगर दो बच्चे होंगे तो कम्युनिकेशन जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और बच्चा जब एक ही है, अकेला है, तो जो कम्युनिकेशन जो होगा किसी भी घर परिवार में या फिर कैसे भी, वो एक ही से होगा। तो इसीलिए उसमें अधिक देखा जाता है। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस और भाषाई कौशल यानी लिंग्विस्टिक स्किल्स भी आपस में संबंधित होते हैं। उच्च बुद्धि स्तर वाले बालकों में भाषाई कौशल का स्तर भी उच्च होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बच्चों की भाषा के विकास में वातावरण का बहुत हाथ होता है। ऑब्वियस है। ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार से भाषाई कौशल जो है बहुत महत्व रखता है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था ज्ञान को क्रियाशीलता में प्रतिपादित करने के तरीके। पहला हमने पढ़ा सेंसेशन और परसेप्शन यानी संवेदन और प्रत्यक्षीकरण। संवेदन द्वारा यानी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किस प्रकार हम ज्ञान को क्रियाशीलता में प्रतिपादित करते हैं, और फिर भाषा के द्वारा लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है एक बच्चे का। फिर दूसरा है तर्क शक्ति और निर्णय लेना। तर्क शक्ति और निर्णय लेना, पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। ठीक है। इनमें भी बहुत होता है। जैसे बच्चों में तर्क शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति का संकेत हमें तब मिलता है जब वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से करने लगते। 2 वर्ष की आयु में प्रवाह सहित बोलने लगते हैं। प्रवाह सहित मतलब एकदम कंटिन्यूस बोलने लगते हैं, प्रॉपर बोलने लगते हैं, बिना तुतलाए बिना हकलाए। जब वह क्यों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो होता है तर्क, वो तर्क मांगते हैं। जब वह यह कहने लगता है कि यह पुस्तक पढ़ेगा, यह पुस्तक नहीं पढ़ेगा, तो इसका अर्थ हुआ कि उसमें जो निर्णय लेने की क्षमता है उसका विकास हुआ है। तर्क शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति का संबंध भाषा के विकास के साथ ही होता है। उनमें ये आ जाता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, ये खाऊंगा, मतलब वो अपने आप निर्णय लेने लग जाते हैं तब। ध्यान, कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ अटेंशन, इमेजिनेशन और मेमोराइजेशन भी हो जाता है। तब 1 या 2 वर्ष की आयु से वो करने लगता है ये। ठीक है। 4 या 5 वर्ष की आयु से वह रंगीन खिलौनों की ओर अधिक ध्यान देता है। ठीक है। कई बार बच्चा किसी एक प्रकार के खिलौने की ओर ध्यान केंद्रित करता है, इसी को ध्यान कहते हैं। कोई भी बच्चा अपनी रुचि की चीज़ों की ओर ध्यान केंद्रित करता है। इसी प्रकार भाषा के विकास के साथ ही बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्योंकि कल्पना के दौरान बच्चा अपने मन से बातें करता है कि मैं ऐसे करूँगा, फिर मैं ये करूँगा। मेरे पास एक बच्चा, मुझे याद है, ट्यूशन पढ़ने आता था, बहुत छोटा था, यूकेजी में था। उसकी मम्मा नहीं थी तो उन्होंने ट्यूशन डाल दिया था मेरे पास। तो वो क्या था, वो मेरे से बोलता था मैम मे आई गो टू टॉयलेट, तो मैं बोलती थी जाओ, और फिर वो अपने आप से ही बातें करता था, मैं अब जाऊँगा, टॉयलेट करूँगा, हाथ धोऊँगा, ऐसे। उसके बाद वो अपने आप से ही, क्योंकि वो अकेला था तो उसको कि कोई चाहिए था बात करने के लिए। ठीक है। वो अपने आप से ही बातें करने लगता था, कल्पना करने लगता था। कल्पना के दौरान बच्चा अपने मन से बातें करता है। किसी प्रकार जो बच्चे की क्रिया में कल्पना के चिन्ह देखते कठिन नहीं होते, उसके द्वारा स्वप्न देखने की कल्पना करना है, और उसके द्वारा नाटकीय रूप देना भी कल्पना शक्ति का संकेत है। वह सिपाही चोर
अध्यापक, ड्राइवर आदि का अभिनय करता है। जब बच्चे खेलते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, घर घर खेलते हैं, किचन किचन खेलते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है इस उम्र में, 4 या 5 वर्ष की उम्र में। ठीक है। फिर उसके बाद है नैतिक धारणाएं या फिर प्रत्यय, मॉरल कॉन्सेप्ट्स आ जाने चाहिए कि अच्छी बात होती है या गलत है। कहानियों द्वारा हम पोषित करते हैं बच्चों में नैतिक धारणाओं और प्रत्ययों के विकास के लिए माता पिता और अन्य पारिवारिक सदस्य उत्तरदायी होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है कि सबसे सर्वप्रथम उत्तरदायी कौन होता है बच्चों में नैतिक धारणाओं और कॉन्सेप्ट का? माता पिता और अन्य पारिवारिक सदस्य। ठीक है। इसीलिए हमें बच्चों के चारों ओर एक उत्तम नैतिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद है, हमने ये समझ लिया कि जो ज्ञान को क्रियाशीलता में प्रतिपादित करने के तरीके हैं उनमें कौन कौन सहायक हैं। पहला है सेंसेशन और परसेप्शन, देन सेकंड है भाषा का विकास, फिर थर्ड है तर्क शक्ति और निर्णय लेना, फिर है ध्यान, कल्पना, स्मरण शक्ति विकास। अगर आपका थ्योरिटिकल पेपर भी आ जाता है तो आप कर सकते हैं ये नैतिक धारणाएं और विकास। अगर आपको पॉइंट्स याद होंगे तो आप बीच में लिख सकती हैं कि क्यों आवश्यक है ना। फिर उसके बाद है ज्ञान से संबंधित उत्तरदायी समस्याएं। ज्ञान से संबंधित उत्तरदायी समस्याएं, ये एक ही अलग क्वेश्चन है बट मैंने इसी में कर दिया है। मतलब ज्ञान से संबंधित उत्तरदायी समस्या क्या है? वह आत्मज्ञान संबंधी समस्याएं होती हैं और दूसरा है दूसरों के मन की ज्ञान संबंधी समस्याएं होती हैं। जैसे देखो, ज्ञान से संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्ञान का क्षेत्र काफ़ी विशाल है। ज्ञान से संबंधित समस्याएं भी अनेक हैं। कईयों के घर में कुछ प्रॉब्लम होती हैं या फिर किसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उन समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। और ज्ञान से संबंधित प्रॉब्लम क्या होती है? आत्मज्ञान संबंधी समस्याएं, यानी प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेल्फ नॉलेज। यहाँ सबसे पहली समस्या तो यह है, आत्मज्ञान से तात्पर्य क्या है? क्या समझते हैं? दो अर्थ हो सकते हैं, अपने आप से संबंधित ज्ञान या फिर आत्मा का ज्ञान। यदि पहले अर्थ को लिया जाए यानी अपने आप से संबंधित ज्ञान को लिया जाए तो फिर समस्या यह होगी कि अपने आप से क्या तात्पर्य है। तो आप से तात्पर्य अपने शरीर मन दोनों से होगा, और यदि भारतीय विचारधारा के अनुरूप सोचें तो इन दोनों के अलावा इसका तात्पर्य आत्मा से होगा। तो इस अर्थ में आत्मा ज्ञान यानी आत्मज्ञान की समस्या यह होगी कि हम हमारे शरीर मन आत्मा के विषय में कैसे जानते हैं। शरीर को जानने में तो शायद कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यह तो स्थूल भौतिक द्रव्य है, हम देख सकते हैं कि कोई कमी है या नहीं है। इसीलिए जैसे अन्य भौतिक द्रव्यों को हमें ज्ञान होता है, वैसे ही शरीर का भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, पर शरीर का अन्य भौतिक द्रव्यों से अंतर होता है। ठीक है। वह यह है कि बाह्य जो पक्ष के अलावा इसका एक आंतरिक पक्ष भी हो सकता है। आंतरिक शारीरिक क्रियाओं के ज्ञान के लिए अनेकों मंत्र विकसित किए गए हैं, जिनके द्वारा जांच कर नाप कर हम आंतरिक शारीरिक क्रियाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक समस्या मन के ज्ञान के संबंध में उठती है। हम अपने मन का ज्ञान कैसे करते हैं या कैसे होता है? इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर देने से हमें हमारे सामने यह समस्या आती है कि मन आखिर क्या है। कुछ लोग मन को द्रव्य और आधार के रूप में ले लेते हैं, जिस पर विचार भावना आदि के संबंधित अनेकों क्रियाओं आधारित होती हैं। इन क्रियाओं को मानसिक क्रियाओं की संज्ञा दी जाती है। इस अर्थ में भी मन को एक सूक्ष्म और अमूर्त
द्रव्य के रूप में लिया जाता है, जिसके किसी रूप या आकार का भी कोई ज्ञान हमें नहीं होता और किसी मन का भाव हमें तरह तरह की मानसिक क्रियाओं के आधार पर ही होता है। इसीलिए कुछ लोग इन मानसिक क्रियाओं, अनुभूतियों, भावनाओं, वैचारिक प्रक्रियाओं आदि के लिए मन नामक किसी द्रव्य की सत्ता स्वीकार ही नहीं करते। तो इस रूप में भी हमारे मन में हमारे सामने प्रश्न यह होता है कि हमारी मानसिक जो क्रियाएं हैं, जैसे दुख सुख आदि की अनुभूति, तरह तरह के संवेगों यानी क्रोध, प्रेम आदि की अनुभूति आदि का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। उत्तर में कहा जाता है कि हमें अपनी मानसिक क्रियाओं का ज्ञान अंतर्निरीक्षण के द्वारा होता है। अंतर्निरीक्षण के संबंध में जब हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, तो हमें मालूम होता है कि हमें क्रोध क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है, कि उसने मुझे ऐसा कहा, प्रेम क्यों आता है, ठीक है। तो इन सब के कारण होते हैं और वो कब मिलते हैं, हमें उत्तर उन सब के कब मिलते हैं, ये जो हमारे प्रश्न हैं, जब हम अंतर्निरीक्षण करते हैं, अपने मन को जानते हैं, ठीक है। तो इतना सा ही कहना था। आत्मज्ञान संबंधी समस्या यही होती है। फिर उसके बाद है दूसरों के मन की ज्ञान संबंधी समस्याएं। पारंपरिक रूप से हमारी यह मान्यता रही है कि हमारे अस्तित्व में शरीर के अलावा एक मन भी है, जिसके अंदर तरह तरह के विचार, विभिन्न प्रकार की भावनाएं अथवा किसी प्रकार की अन्य क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं, जिन्हें आमतौर पर मानसिक क्रियाओं की संज्ञा दी जाती है। परंतु इस मान्यता में यह निहित है कि मन एक आधार का द्रव्य है, जिस पर सारी मानसिक क्रियाएं आधारित होती हैं, या ये कह सकते हैं कि जिसके अंतर्गत सारी मानसिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। परंतु मन संबंधी यह द्रव्य रूपी मत विवादास्पद है। बहुत इसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है ना। फिर इस पर दार्शनिक विचारधारा में काफ़ी विवाद हुए हैं, पर किसी न किसी अर्थ में, किसी न किसी रूप में मानसिक क्रियाओं का संपन्न होना, यानी प्राय सभी मानते हैं और यह भी मानते हैं कि ये मानसिक क्रियाएं होती हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं को, जैसे विचार प्रक्रिया, सुख दुख की अनुभूति आदि को साक्षात रूप में एक प्रकार की आंतरिक अनुभूति के द्वारा जानता है, पर यह कैसे जानता है कि जो अन्य अनेकों मनुष्य हैं उनमें भी उसी की तरह भिन्न भिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाएं गुजरती हैं। दूसरों के अंदर प्रवेश कर उनकी मानसिक क्रियाओं को साक्षात्कार अनुभूति करना तो किसी के लिए संभव है ही नहीं। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि उनके अंदर भी ऐसी क्रियाएं गुजरती हैं। उदाहरण के लिए, मैं यदि दुख में हूँ तो मुझे कहीं दर्द का अनुभव हो रहा है, तो इसका ज्ञान मुझे अपनी साक्षात अनुभूति के द्वारा हो जाता है। दूसरे को ऐसे अनुभव होते हैं, दूसरे में भी ऐसी अन्य मानसिक क्रियाएं होती हैं। हम कैसे जानते हैं? दूसरे की विचार प्रक्रिया, सुख दुख, क्रोध, दर्द आदि की अनुभूति सोच साक्षात रूप में प्रवेश करना, उनका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना तो किसी दूसरे के लिए तार्किक रूप में असंभव है। तो फिर दूसरे की इन मानसिक अवस्थाओं का ज्ञान किसी को होता कैसे? किसी के मन के ज्ञान की समस्या सचमुच यही समस्या है। इस समस्या का जो तत्काल समाधान हमारे मन में आता है वह यह है कि दूसरों के मन यानी मानसिक क्रियाओं का ज्ञान हमें उनके द्वारा व्यक्ति व्यवहारों के आधार पर होता है। फिर सवाल उठेगा कि भ्राम्य बाह्य व्यवहारों के आधार पर आंतरिक मानसिक क्रियाओं या अवस्थाओं का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? उत्तर होगा कि एक प्रकार के अनुमान के आधार पर। हम अनुमान ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। दूसरों के मन की जो ज्ञान संबंधी समस्याएं, उन पर हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि यह क्रोध में क्यों है, दर्द में क्यों है, ठीक है।
तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियो।